अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग समराइजेशन ऑफ रिजल्ट को पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजिकल मेथड का 6th स्टेप है। हम लोग फर्स्ट 5 स्टेप्स को 2 लेक्चर के अंदर समझ चुके हैं। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने 6th स्टेप को पढ़ना है, जिसका नाम है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट का की समरी बनाएंगे या नतीजा निकालेंगे, एक रिज़ल्ट बनाएंगे। क्योंकि जब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो साइंटिस्ट को वहाँ से डेटा इकट्ठा हो जाता है। वो डेटा क्वांटिटेटिव होता है, मतलब क्वालिटी वाइज होता है, क्वांटिटी में मिकदारी होता है, जिसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू में हमारे पास होता है और हम लोग कुछ कुछ रिजल्ट वहाँ से बना सकते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो 2 ग्रुप्स को लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं, मतलब 2 ग्रुप्स लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके पास जो हासिल होने वाला डेटा होता है उसको कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर करने के लिए साइंटिस्ट को कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन टेक्निक्स को स्टैटिकल टेक्निक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपने समझना है कि स्टैटिकल टेक्निक्स क्या होती हैं। ये आप लोग मैथ के अंदर कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनको स्टैट बोला जाता है। मीन आप लोग टेबल्स के बारे में, ग्राफ के बारे में या चार्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने पाई चार्ट को डेवलप किया है। ये हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब डेटा का तजिया कर सकते हैं और एक ख़ास किस्म का रिजल्ट बना सकते हैं। तो 6 स्टेप के अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने पास हासिल होने वाली मालूमात को मैथ के ज़रिए मतलब उनके ऊपर वर्क करते हैं और एक ख़ास किस्म का नतीजा बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट है, और इसमें साइंटिस्ट क्या करेंगे, उन्होंने जो रिज़ल्ट बनाया होगा उसको शाया करेंगे। बायोलॉजिस्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन आती हैं या जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको पब्लिश कर देते हैं अपनी बुक्स के अंदर, कहीं पे मीटिंग में। वो मीटिंग्स नेशनल लेवल पे हो सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती हैं, या साइंटिस्ट अपनी रिसर्च को या अपने रिज़ल्ट को कहीं पे पब्लिश करना चाहते हैं। वो सेमिनार्स हो सकते हैं, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स होते हैं। तो उन सेमिनार्स के अंदर भी साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश कर देते हैं। उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इसेंशियल स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, जिसके अंदर साइंटिस्ट लोगों के सामने अपनी फाइंडिंग को पेश कर देते हैं और लोगों को मौका मिल जाता है कि वो इसको वेरीफाई कर सकें। मतलब साइंटिस्ट ने जो रिज़ल्ट बनाया लोगों के सामने उसने पेश कर दिया, तो लोग क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रिज़ल्ट दुरुस्त है। साइंटिस्ट का अगर वो रिज़ल्ट दुरुस्त साबित हो जाता है तो लोगों को या मतलब किसी को भी इसका फ़ायदा ये होता है कि उस नॉलेज को और इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है। मतलब एक प्रॉब्लम के ऊपर साइंटिस्ट ने काम किया और उनके पास एक ख़ास किस्म का रिज़ल्ट आया। अगर वो रिज़ल्ट बिल्कुल दुरुस्त आया है तो लोग और साइंटिस्ट उस नॉलेज को मज़ीद यूज़ करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो थ्योरी लाइन प्रिंसिपल्स हैं। जब साइंटिस्ट एक थ्योरी डेवलप करते हैं और वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही मतलब प्रूव हो रही होती है, तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि वो हाइपोथेसिस को दुरुस्त या गलत साबित कर सकें, और एक हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट की मदद से ही दुरुस्त या गलत साबित किया जाता है। जब एक हाइपोथेसिस बार बार एक्सपेरिमेंट की वजह से प्रूव हो रही हो कि ये दुरुस्त है, तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो जाती है हाइपोथेसिस को, और वो हाइपो जो थ्यूसिस होती है, हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थ्योरी, या हम इसको बोलेंगे अ हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड नेवर रिजेक्टेड। मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसको बार बार टेस्ट किया जाता है, उसके बावजूद भी वो डिस्प्रूव नहीं होती बल्कि वो दुरुस्त साबित होती रहती है। ऐसी हाइपोथेसिस को थ्योरी का नाम दिया जाता है। और एक थ्योरी जब डेवलप होती है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, एविडेंस की सपोर्ट होती है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि थ्योरी को सबूत का सहारा होता है, सबूत के साथ ही इसको डेवलप किया जाता है। क्योंकि एक हाइपोथेसिस जब गलत साबित नहीं होती तो वो उस मतलब और ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाती है, उसको सपोर्ट हासिल हो जाती है एक्सपेरिमेंट्स की, और इस तरह से उसको एक थ्योरी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइंट प्रिंसिपल्स हैं।
हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब एक थ्योरी बनती है तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट उसको चैलेंज के तौर पर ले लेते हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं कि उस थ्योरी को गलत साबित करें, लेकिन उनके तजुर्बात की मदद से अगर वो थ्योरी फिर भी गलत साबित नहीं होती तो ऐसी थ्योरी बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाती है और आखिर में उससे लॉ और प्रिंसिपल्स में मतलब कन्वर्ट किया जाता है या उस थ्योरी से लॉ डेवलप किए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है, वो तजुर्बात की मदद से भी गलत साबित नहीं हो रही, तो उस थ्योरी को कानून बना दिया जाता है, वो प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के ऊपर काफ़ी सारे तजर्बे किए, एक्सपेरिमेंट किए और उसके जो तजर्बात थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने डिस्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गलत साबित ना हुए। आखिर में वो कानून बन गए जो अभी तक चल रहे हैं। और मेंडल्स के जो लॉ है वो इनहेरिटेंस के बारे में, वरासत के बारे में है, जिनको हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं या साइंटिस्ट उनको अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब जब थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमेशा के लिए मतलब रह जाती है, मतलब वो लॉ बन जाती है या प्रिंसिपल बन जाता है जिसको कोई भी गलत साबित फिर नहीं कर सकता। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करना और डेटा के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ लिए हैं वो बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स को हमने कंप्लीट किया है।